हाय मित्रों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी। हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम कल प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्यों पर चर्चा किए थे, जिसमें हम मगध के उत्कर्ष और उसके अलावा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश पढ़े थे। तो मौर्य वंश में हमने क्या किया था कि केवल एक टॉपिक को क्लियर किए थे और वह टॉपिक था केवल चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है आपको बिंदुसार। ठीक है, यानी कि मौर्य वंश के जो अगला शासक बनते हैं बिंदुसार, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में हुई थी चाणक्य के सहयोग से। तो मौर्य वंश में क्या हुए थे कि 3 शासक जो हुए वो क्या हुए कि काफ़ी ज़्यादा महान हुए। पहला जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, दूसरा जो थे वो आपको बिंदुसार थे, और तीसरा जो थे वह आपको अशोक थे। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार जो था, अपने पिता की मृत्यु के बाद, इनके पिता का नाम जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार क्या होता है कि मौर्य वंश का शासक बनता है। और इस बिंदुसार का जो शासन काल है 298 से 273 ईसा पूर्व। तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन को याद रखना है कि सबसे पहले बिंदुसार का शासन काल कब से कब तक है। तो 298 से 273 ईसा पूर्व है। और यह राजा कब बनता है तो 298 में। और कब तक शासन करता है तो 273 ईसा पूर्व तक। फिर अगला क्वेश्चन आएगा क्या कि बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था। तो बिंदुसार जो था वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। तो बिंदुसार का जो अन्य नाम है वह भद्रसार या वारिसार है, जो कि पुराणों में इसको क्या कहा गया, भद्रसार या वारिसार कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक अन्य नाम जो है वह शिवसेन भी है, यानी कि जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को शिवसेन भी कहा जाता है। और इसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली अमित्र घात के रूप में। किसके रूप में? अमित्र घात के रूप में। तो अमित्र घात का मतलब जो होता है वो क्या होता है तो शत्रु विनाशक। तो इस चीज को भी आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमित्र घात का अर्थ क्या होता है। तो अमित्र घात का जो अर्थ होता है वो होता है शत्रु विनाशक। तो आइए एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं। बिंदुसार का अन्य नाम क्या है तो बिंदुसार का अन्य नाम जो है भद्रसार, वारिसार, शिवसेन, और इसको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। ठीक है, आइए, ये जो बिंदुसार थे यह आपको आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, और आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और इसके जो संस्थापक थे वो थे मखली गोसाल। तो आपसे यहाँ से एक नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिंदुसार किसका अनुयायी था। तो बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। तो जैसा कि आप सभी आदमी जानते होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे भारत में क्या हुआ था कि बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, जिसके तहत क्या हुआ था कि आपको 16 महाजन पदों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और इसके साथ ही क्या हुआ था कि आजीवक संप्रदाय का भी उदय हुआ था। यानी कि उस समय लगभग 73 ऐसे धर्म थे जिसका क्या हुआ था? उदय हुआ था। लेकिन इन सभी धर्मों में जो सबसे ज्यादा विकास किया था वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म किया था। ठीक है, तो उसी में से एक जो था आजीवक संप्रदाय, तो इसका उदय भी जो हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे मखली गोसाल। तो ये जो बिंदुसार थे वो आपको आजीवक संप्रदाय के ही क्या थे? अनुयायी थे। सबसे खास बात बिंदुसार के शासनकाल से यह पूछा जाता है कि मौर्य वंश के किस शासक के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये जो बिंदुसार है इसी के शासनकाल में तक्षशिला में क्या हुआ था? 2 बार विद्रोह हुआ था। तो सबसे पहले जानिए कि तक्षशिला था क्या। तो तक्षशिला जो था वह गांधार जो क्षेत्रीय राज्य था उसकी क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं किसके शासनकाल में, यानी कि किसके शासनकाल में तो बिंदुसार के शासनकाल में क्या हुआ था कि आपको तक्षशिला में 2 बार क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। तो प्रथम विद्रोह को इसका जो बड़ा बेटा था सुसीम उसने दबाया था, लेकिन यह पूर्ण रूप से विद्रोह को दबाने में असफल रहा। फिर से एक बार क्या हुआ कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तब दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम से जो छोटा बेटा था अशोक उसको भेजा। तो अशोक ने क्या किया कि इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। तो वहीं से यह बात उठी कि अशोक जो है इसमें प्रशासनिक क्षमता है, अर्थात यह राज्य को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तब जाकर क्या हुआ था कि ये जो बिंदुसार थे उसने अपना उत्तराधिकारी जो घोषित किया था वो आपको अशोक को घोषित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य वंश के किस शासक के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। तो वह कौन था? बिंदुसार था। ठीक है, और पहले विद्रोह को कौन दबाया था? तो सुसीम ने दबाया था। और दूसरे विद्रोह को कौन दबाया था? तो अशोक ने दबाया था। ठीक है, फिर है कि इसके शासनकाल में जो यूनानी राजा था एंटीओकस, क्या था? एंटीओकस, यानी कि जिस समय बिंदुसार का शासन भारत में चल रहा था
तो उस समय क्या था कि यूनान के राजा जो थे एंटीओकस, उसने क्या किया था कि अपना राजदूत डायमेकस को क्या किया था कि बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि एंटीओकस जो था कहाँ का राजा था, तो यूनान का राजा था, और इसने अपना राजदूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था, तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और इस डायमेकस को क्या होता है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। क्या माना जाता है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी, क्योंकि आप सबको पता होगा कि मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे क्या, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा राजा बना कौन, बिंदुसार। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया, तो आपको डायमेकस आया। कौन आया, डायमेकस आया। इसलिए डायमेकस को क्या कहा जाता है, तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। किसे कहा जाता है, डायमेकस का। डायमेकस कौन था, तो एक राजदूत था। किसका राजदूत था, तो यूनानी राजा एंटीओकस का था। ठीक है। बिंदुसार को पिता का पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिता का पुत्र, और पुत्र के पिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका कारण क्या है, तो देखिए बिंदुसार के पिता जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के क्या थे कि एक महान शासक थे, जिसने संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र के बंधन में क्या किया था, बांधा था। क्या, तो चंद्रगुप्त मौर्य शक्तिशाली थे। क्या, फिर है कि बिंदुसार के बेटा जो थे अशोक, जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली शासक हुए, और इसके शासन काल में कई सारे उपलब्धियां हासिल हुई। ठीक है। तो इन सारी वजह से बिंदुसार को क्या कहा जाता है, पिता का पुत्र, और पुत्र के पिता के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब आइए, अब हम बात करते हैं अशोक का। तो अशोक जो था बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है। और यह मौर्य वंश का तीसरा शासक था। आपको याद रखना है कि मौर्य वंश का पहला शासक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक कौन था, बिंदुसार, और तीसरा शासक कौन, तो अशोक था। तो आइए अशोक के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो अशोक जो है इसका शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व है। ठीक है। आपको याद रखना है शासनकाल कि अशोक का शासनकाल कब से कब तक था, 273 से 232 ईसा पूर्व तक था। अशोक का अन्य नाम जो है वो आपको अशोकावर्धन है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि पुराणों में अशोक को अशोकावर्धन कहा गया। क्या कहा गया है, अशोकावर्धन कहा गया है। और इसको देवानंद प्रिय प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देवानंद प्रिय के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो अशोक को जाना जाता है। या प्रियदर्शी के नाम से किससे जाना जाता है, तो अशोक को जाना जाता है। या अशोकावर्धन के नाम से किसको जाना जाता है, तो अशोक को जाना जाता है। अशोक था कौन, तो मौर्य वंश का तीसरा शासक था, जिसका शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व था। अब आइए, अशोक के माता का नाम जो था वह आपको सुब्रदांगी था। क्या था, सुब्रदांगी। ऐसा कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार। किसके अनुसार, बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यावदान है उसके अनुसार अशोक के जो माता थे वो कौन थी, सुभद्रांगी थी। कौन थी, सुभद्रांगी। ठीक है। तो अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक की माता कौन थी, तो सुभद्रांगी थी। किसके अनुसार, तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार। तो ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिव्यावदान का संबंध किस धर्म से, तो दिव्यावदान जो है वो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। आइए, हालांकि अशोक का राज्याभिषेक जो हुआ था 269 ईसा पूर्व में, तो आप यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं कि सर आपने अशोक का शासनकाल लिखा 273 से 232 ईसा पूर्व, लेकिन राज्याभिषेक देते हैं 269 ईसा पूर्व, ये 4 वर्षों का अंतर कैसे रहा। तो देखिए ये जो 4 वर्षों का अंतर हम नहीं कह रहे हैं, यानी कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अशोक ने राजगद्दी को पाने के लिए इन 4 वर्षों तक क्या किया था कि अपने भाइयों का नरसंहार किया था। क्योंकि बिंदुसार की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि बिंदुसार के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार युद्ध छिड़ गया। तो इन 4 वर्षों में अशोक ने क्या किया था कि अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, तब जाकर इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर है कि अशोक की जो पत्नियां थी वो कौन कौन थी, तो देखिए अशोक की 5 पत्नी थी, देवी, तिस्यरक्षिता, कारुवाकी, असंधि मित्रा और पद्मावती। तो ये पांचों जो थी वो क्या थी, अशोक की पत्नियां थी। क्या क्या नाम है, तो देखिए देवी, तिस्यरक्षिता, कारुवाकी, असंधि मित्रा और पद्मावती, ये सभी कौन थी, तो अशोक की पत्नियां थी। ठीक है। आइए, अशोक जो है वो किस धर्म का अनुयायी था, तो अशोक जो था वो आपको बौद्ध धर्म के अनुयायी था। तो कभी कभी डीप में जाइएगा तो क्वेश्चन पूछ देता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के किस शाखा को प्रोत्साहित किया, तो अशोक जो थे वह बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा को क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। अर्थात ये हीनयान शाखा को आगे बढ़ाया। मतलब कि आप डायरेक्ट वे में बोल सकते हैं कि अशोक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। थोड़ा सा ज्यादा डीप में पूछेगा तो आपको ये भी याद रखना है कि अशोक बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से जुड़ा था। किससे जुड़ा हुआ था, हीनयान शाखा से जुड़ा हुआ था। ठीक है। तो इस चीज को भी आपको क्या कहना है, याद रखना है। ठीक है। आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं कि अशोक का नाम जो है वो क्या है, अशोक है। क्या है,
अशोक का नाम अशोक जो मिलता है उसके दो अभिलेख में मिलता है। एक अभिलेख जो है मस्की अभिलेख जो कि आपको कर्नाटक में कहा है, कर्नाटक में है, और एक अभिलेख जो है वो आपको गुर्जर अभिलेख है, और गुर्जर अभिलेख जो है वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कहा है, मध्य प्रदेश में। तो ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, तो अशोक का नाम अशोक जो है वो आपको मस्की अभिलेख जो कि आपको कर्नाटक राज्य में है, और दूसरा जो है वो आपको गुर्जर अभिलेख जो कि आपको कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। अब आइए, अशोक के शासनकाल में ही क्या था कि मिस्र के शासक जो थे फिलाडेल्फियस, ठीक है, क्या था, फिलाडेल्फस, ठीक है, इसी का राजदूत जो था डियानीसियस, वो क्या हुआ था, पाटलिपुत्र आया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशोक के दरबार में कौन सा राजदूत आया था, तो उस राजदूत का नाम क्या था, तो डियानीसियस। क्या नाम था, डियानीसियस। और ये जो डियानीसियस था वह मिस्र के शासक फिलाडेल्फस का क्या था, राजदूत था। ठीक है, यहाँ से ये भी चीज याद रखना है कि अशोक के शासन काल में क्या था कि मिस्र के जो शासक थे फिलाडेल्फस का राजदूत डियानीसियस को क्या हुआ था कि पाटलिपुत्र आया था। और पाटलिपुत्र क्या था, तो मौर्य वंश की क्या थी, राजधानी थी। क्या थी, राजधानी थी। इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और ये वही पाटलिपुत्र है जो कि आपको गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर उदयन के द्वारा बसाया गया था। तो यहाँ से एक नंबर में आप याद रखेंगे क्या कि ये जो डियानीसियस था वो किसके दरबार में आया था, तो आपको अशोक के दरबार में। फिर एक चीज को और रिकॉल कर लीजिए, डायमेकस किसके दरबार में आया था, तो डायमेकस जो था बिंदुसार के दरबार में। और मेगासनीज किसके दरबार में आया था, तो वह आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो आइए हम थोड़ा सा ऊपर से आपको रिकॉल कराते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा मेगासनीज किसके दरबार में आया था, तो मेगासनीज जो दरबार में आया था वो किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगासनीज कौन था, तो एक राजदूत था। किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का। फिर हम बात करते हैं कि बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आने वाले जो राजदूत था उसका नाम था डायमेकस। और ये जो डायमेकस था वो किसका राजदूत था, तो यूनानी शासक एंटीओकस का राजदूत था। फिर हम बात करते हैं कि अशोक के दरबार में आने वाला जो राजदूत था वो कौन था, तो वो था डियानीसियस जो कि आपको मिस्र के शासक फिलाडेल्फस का क्या था, राजदूत था। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ था कि जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में, तो इसके 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में इसने क्या कर दिया कि कलिंग पर आक्रमण किया। क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग जो है वर्तमान में दक्षिण ओडिशा का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो उस समय जो कलिंग के शासक थे वो थे खारवेल। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था आपको खारवेल और अशोक के बीच में हुआ था। इस युद्ध को अशोक जीत लिया और कलिंग की राजधानी जो थी तोसली उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ था कि काफी रक्तपात हुआ था, अर्थात इसमें 1 लाख से अधिक लोग जो थे मारे गए थे, 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया था। तो इस दृश्य को देखकर क्या हुआ था कि अशोक का जो कठोर हृदय था वह परिवर्तित हुआ और उसने क्या कर लिया, धम घोष की जगह भेरी घोष की जगह उसने धम घोष की नीति को अपना लिया, अर्थात युद्ध की नीति को क्या कर दिया, त्याग दिया। और उसके बाद क्या कर लिया, उसने धम की नीति को अपना लिया। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो अशोक और कलिंग के राजा खारवेल के बीच हुआ था। क्या इसकी जानकारी हमें अशोक के किस शिलालेख से मिलती है, तो कलिंग युद्ध की जो जानकारी है वो हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। किस शिलालेख से मिलती है, 13वें शिलालेख से मिलती है। क्या, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। आइए, तो इस युद्ध के बाद अशोक जो था यानी कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया। और उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया था, तो धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति किया था वह आपको कौन किया था, अशोक ने किया था। ठीक है, आइए फिर है कि इस क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया था, श्रीलंका भेजा था। देखिए ये देश का नाम आपको याद रखना है कि अशोक जो था बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक बाद में बन गए। तो इसने क्या किया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। और यहाँ तक कि वो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को क्या किया था कि आपको श्रीलंका भी भेजा था ताकि बौद्ध धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। ठीक है, बताइए इस चीज को थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, कलिंग का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो मौर्य सम्राट अशोक और आपको खारवेल के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, खारवेल के बीच। तो कभी कभी आपको खारवेल के बारे में क्या पूछ देता है कि यह किस वंश से संबंध रखा था, तो खारवेल का संबंध जो था वह महामेघ वाहन वंश से था। यह क्वेश्चन आपको 2015 के एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है कि खारवेल का संबंध जो है वो आपको किस वंश से था, तो खारवेल का संबंध जो था महामेघ वाहन वंश से था। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है।
आइए, कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था कि अशोक जो था किस धर्म को अपना लिया, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपने पुत्र क्या क्या महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया और अन्य क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया था, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, अर्थात इनका काम था सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, अब आइए अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख की। किसकी बात करते हैं, अशोक के अभिलेख की, क्योंकि हम कल जब पढ़े थे एक टॉपिक तो उसमें बताया था कि मौर्य वंश की जानकारी के हमारे पास दो स्रोत है, एक है साहित्यिक स्रोत, एक है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत हम बताए थे, पुरातात्विक स्रोत भी बताए थे। तो पुरातात्विक स्रोत में हम चर्चा किए थे अशोक के अभिलेख की। तो देखिए, तो भारत में अभिलेख लिखवाने का कार्य जो सबसे पहले शुरू किया था वो आपको राजा अशोक ने ही किया था व्यापक पैमाने पर। ठीक है, तो ये जो अशोक के अभिलेख है वो आपको 3 देशों से प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अभिलेख का अध्ययन जो है या अभिलेखों का अध्ययन जो है वो आपको इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, इपिग्राफी, या इसी को हिंदी में बोलते हैं अभिलेखा शास्त्र। तो याद रहेगा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी, या इसी को बोलते हैं अभिलेखा शास्त्र बोलते हैं। तो अशोक के अभिलेख को हम लोग 3 वर्गों में बांटकर पढ़ेंगे, एक शिलालेख, एक स्तंभलेख और एक जो है गुहालेख। तो अशोक के अभिलेख को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, 3 वर्गों में, एक शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। तो देखिए, शिलालेख की संख्या याद रखिएगा कि 14 है। कितनी है, 14। याद रखना है कि शिलालेख की संख्या कितनी है, 14 है। वहीं स्तंभलेख की संख्या कितनी है, 6 है। वहीं गुहालेख की संख्या कितनी है, तो 3 है। तो इस चीज को भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी, 14, स्तंभलेख की संख्या कितनी, 6, गुहालेख की संख्या कितनी, 3। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी। तो देखिए, अशोक के अभिलेख की जो भाषा थी वो आपको प्राकृत थी। क्या थी, प्राकृत थी। फिर है कि अशोक के अभिलेख की खोज कब हुई थी। तो अशोक के अभिलेख की जो खोज हुई थी वो 1750 ईस्वी में हुई थी और इसके जो खोजकर्ता थे वो आपको टी फेंथेलर थे। कौन थे, टी फेंथेलर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेख को प्रथम बार किस वर्ष खोजा गया था, तो 1750 में। कौन खोजा था, तो टी फेंथेलर ने। लेकिन इसको जो सर्वप्रथम पढ़ा था वह आपको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। कब पढ़ा था, 1837 में। तो यहाँ से अगर एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले कौन पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। और ये जो जेम्स प्रिंसेप थे ये थे क्या, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में टकसाल अधिकारी थे। क्या थे, टकसाल अधिकारी। तो आपका यहाँ से प्रश्न उठेगा कि सर टकसाल अधिकारी कहने का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, टकसाल कहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जेम्स प्रिंसेप जो थे टकसाल अधिकारी थे, जिसने क्या किया था कि 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को क्या किया था, पढ़ा था। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि अशोक के अभिलेख को कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में। एक कौन है, शिलालेख, संख्या कितनी है, 14। स्तंभलेख जिसकी संख्या कितनी है, 6। गुहालेख इसकी संख्या कितनी है, तो 3 है। अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है, प्राकृत है। अशोक के अभिलेख की खोज कब हुई थी, 1750 में। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो आपको टी फेंथेलर थे। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, तो 1837 में। ठीक है, और जेम्स प्रिंसेप कौन थे, तो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक टकसाल अधिकारी थे। तो फिर अगला जो मेरा प्रश्न उठेगा वो क्या उठेगा कि ये जो अशोक के अभिलेख है उस अभिलेख की लिपि क्या थी, क्या कहते कि अशोक के अभिलेख की जो लिपि थी वो लिपि क्या थी। तो देखिए, तो अशोक के अभिलेख जो है वो आपको 4 लिपि में मिला, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि और यूनानी लिपि। तो देखिए, ब्राह्मी लिपि संपूर्ण भारत में जो भी अभिलेख मिला है उसमें ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ है। जो पाकिस्तान से अभिलेख मिला है उसमें आपको खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। वहीं अफगानिस्तान से जो अभिलेख मिला है उसमें आपको अरामाइक और यूनानी लिपि का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि अशोक के अभिलेख की लिपि जो थी वो कौन कौन है, तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक, यूनानी। ब्राह्मी लिपि में जो अभिलेख मिले संपूर्ण भारत में मिले, खरोष्ठी लिपि में जो है वो आपको पाकिस्तान में मिले, अरामाइक और यूनानी लिपि में जो है वो आपको अफगानिस्तान में मिले। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी। तो देखिए, ब्राह्मी लिपि जो थी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इसको याद करने का आसान तरीका देखिए, ब्राह्मी लिपि ब से शुरू हो रहा है तो ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं लिखी जाती थी, जबकि खरोष्ठी लिपि जो थी वह दाईं से क्या होती थी, बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी कि इसके अपोजिट कर देना है। देखिए आप, ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं, खरोष्ठी लिपि आपको दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्या फिर है कि अशोक के समय में
क्या हुआ था कि एक बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, यानी कि तृतीय बौद्ध सभा या तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो था वह अशोक के समय में क्या हुआ था कि आपको 250 बीसी में हुआ था। कितना बीसी में हुआ था? 250 बीसी में, यानी कि 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में क्या हुआ था कि तृतीय बौद्ध सभा का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगति के दौरान ही क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म का जो एक पिटक था, आपको अभिधर्म पिटक, उसका क्या हुआ था? संकलन हुआ था। तो यहाँ से हम क्या देखे कि अशोक के बारे में हम कुछ जाने। अब जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक में क्या होगा, तो आपको यानी मौर्य प्रशासन जो है उस मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारा शिलालेख है उस शिलालेख से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है यह टॉपिक यहीं पर है कि आज का क्लास जो है हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज ये टॉपिक जो हम पढ़ाए हैं आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।